हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग जो है 2015 का क्वेश्चंस को देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अभी तक हम लोगों ने 2013 के 60 क्वेश्चन को देख लिया, 2014 के 100 क्वेश्चंस में को देख लिया, 2015 के 40 क्वेश्चन तक देख लिए। आज हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 41 से लेके करेंगे आगे। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बनवाला, मैं यूपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आसानी से अच्छे से कर लेते हैं, समझ के, और एक एक ऑप्शन को एनालिसिस कर लेते हैं जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ, तो आसानी से दोस्तों आप अपना मार्क्स प्रीलिम्स में 15 से 25 नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बताता हूँ, बल्कि वो आंसर वो ऑप्शन क्यों सही है, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, एक एक ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं। और इससे आपको पता चलता है कि आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन रिपीट करता है। क्वेश्चन रिपीट करने का ये मतलब नहीं है कि हूबहू आ जाएगा, लेकिन हाँ, ऑप्शंस रिपीट करते हैं। अगर आपको ऑप्शंस के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो आपको प्रीलिम्स निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बशर्ते जो भी चीज़ बताया जाता है उसको उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। और जो भी होमवर्क देते हैं कि ये चीज़ करिए, आप गूगल में सर्च कीजिए, तो आपको करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत दोस्तों प्रीलिम्स निकालने में नहीं होगा। आपका जो मार्क्स प्रीलिम्स में आएगा तो वो आएगा ही, लेकिन अगर ये काम कर लेते हैं तो आप अपना नंबर 15 से 20-25 नंबर बढ़ा सकते हैं। और जो भी बच्चे सीरियस तैयारी करते हैं वो आसानी से 80 नंबर तक तो पहुंच जाते हैं, 75-80 नंबर, ठीक है, या 65-70 नंबर तक पहुंच जाते हैं। गेम होता है वो 15-20 नंबर का होता है। उसी में जो बच्चा 15-20 नंबर अधिक ले आता है उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, और जो बच्चा नहीं ला पाता है वो फेल कर जाता है। तो आप फेल नहीं हो, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, तो अपना मार्क्स बढ़ जाएगा। फिर मैं जब आपको साइंस टेक पढ़ाऊँगा तो बहुत सारे बच्चे साइंस टेक को छोड़ के जाते हैं, लेकिन साइंस टेक से हर साल 8-10 क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी मैं शुरू करने वाला हूँ 20 दिसंबर से। तो वहाँ से भी आप 10-12 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो मोटा मोटी आपका जो है 30-35 नंबर खाली PYQ और साइंस टेक से बढ़ सकता है। ठीक है, तो आसानी से आपका प्रीलिम्स बस निकल जाएगा। बाकी तो आपको पढ़ना ही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब पढ़ना ही है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, और साइंस टेक जब पढ़ाएंगे तो वो कर लेंगे, तो आपका पूरा कंप्लीट तैयारी होगा। और सीसेट जो है हम 1 जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं, उसका भी सब फ्री में वीडियो जो है अवेलेबल होगा जीरो आई चैनल पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है, बोर्ड आर कंसिडर द फॉलोइंग, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू। निम्नलिखित पे विचार कीजिए, बाबर जब भारत में आया तो उसमें उस समय क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, आने के बाद देखिए 2013 का मैंने क्वेश्चन करवाया था, जिसमें ये पूछा था यूपीएससी ने कि बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हराया था तो उस समय कौन सा भक्ति संत जो थे वो अपना प्रचार कर रहे थे, याद आ रहा है। जिसमें ऑप्शन था दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। तो उसका आंसर मैंने बताया था गुरु नानक। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या पूछा यूपीएससी ने कि आपको पता होना चाहिए कि बाबर कब आया, कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जब हुआ, तब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुग़ल वंश का स्थापना किया भारत में। ठीक है, तो जब आप बाबर के बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाबर ने जो दोस्तों क्या क्या किया। तो बाबर ने, आपको पता है कि तैमूर वंश का स्थापना किया, तो ये तो सही है। जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो तैमूर वंश का स्थापना किया कौन, बाबर ने। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन कंटिनेंट। ये बताइए कि बारूद का उपयोग कब हुआ। आपको पता होना चाहिए कि बाबर जो है दोस्तों जब भारत में आया तो उसके बहुत पहले ही आपका गन पाउडर जो था, बारूद का प्रयोग शुरू हो चुका था। गन पाउडर को लाने का जो श्रेय दिया जाता है भारत में, वो दिया जाता है मंगोल के लोगों को। तो मंगोल जो था, चाइना का जो अम्पायर था, उसको हम लोग मंगोल अम्पायर बोलते थे। ठीक है, तो बोला जाता है कि 14वीं सेंचुरी में बारूद का खोज हो चुका था। ठीक है, और फिर वहाँ से बारूद जो है भारत में आया था। तो मंगोल के द्वारा भारत में बारूद लाया गया था। ये चाइनीज़ थे, ये मंगोल थे जो भारत में गन पाउडर बारूद का प्रयोग किए थे। ठीक है, ना कि बाबर ने लाया था, इसलिए ये हमारा गलत होगा। हाँ, एक बात सही है कि बाबर ने जो है अपना सेना में बारूद का बहुत प्रयोग किया था, जिसके कारण उसको मदद मिला इब्राहिम लोदी ये सबको हराने में। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया पहला। फिर बोल रहा है बाबर के आने के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रियन आर्किटेक्चर।
इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। आपको पता होना चाहिए जो आर्क एंड डोम है दोस्तों, इसके पहले भी तो दिल्ली सुल्तान था कि नहीं था? एकदम था। तो दिल्ली सुल्तान में जो तुर्क थे, जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया भारत में, ठीक है, तो तुर्क लोग आने लगे भारत में, ठीक है, टर्की लोग। तो उन लोगों ने भारत में मेहराब और गुंबद का बनाने का शुरुआत किया। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुग़ल के पहले आपका दिल्ली सुल्तान था। तो ये आपको कुतुब मीनार जो दिखता है, इसमें गुंबद उम्बद है कि नहीं? फिर और भी आपको जो किला विला दिखता है इस्लाम का, वहाँ पे आपको गुंबद है। ऐसा तो नहीं है कि मुग़ल के जब हुआ तभी गुंबद बनने लगा। तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। तो हाँ, बाबर ने तैमूर वंश का स्थापना किया, ये ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन जो है दोस्तों वो गलत है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये पहला ऑप्शन मंगोल के बारे में था, और दूसरा ऑप्शन जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके बाद जो है उसने उसके तुर्क वंश ने भारत में जो है आपका स्थापना किया। किसका? ये सब आर्क एंड डोम बनने लगा, मतलब दिल्ली सुल्तान के समय। ठीक है, मोहम्मद गौरी का पता है, आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद गौरी का जो सेवक था, स्लेव था, वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर वहीं से जाके स्लेव डायनेस्टी शुरू हुआ। फिर स्लेव डायनेस्टी को हरा के, गुलाम वंश को हरा के आपका खिलजी आया। खिलजी को हरा के कौन आया? ठीक है, सबसे पहले स्लेव आया, स्लेव डायन गुलाम वंश, फिर खिलजी आया, फिर आपका तुगलक आया, फिर आपका सैयद आया, और फिर लास्ट में आपका लोधी आया। और लोधी वंश को ही हरा के भारत में मुग़ल वंश का स्थापना बाबर ने किया। ठीक है, तो जब हम एंशिएंट मिडाइवल आपको पढ़ाएंगे तो हम उसको इतना ये सब डिटेल में आपको बताएंगे। तो 41 का जो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। बाकी पहला दूसरा क्यों गलत है मैंने आपको दोस्तों बता दिया। ठीक है, आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन 3 ही सही है, बाकी 1 और 2 हमारा गलत है। क्लियर है? ठीक है, सही उत्तर मैं पूछ रहा था। नेक्स्ट बोल रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इस्टेब्लिश द नीति आयोग टू रिप्लेस द। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया था? तो आपको पता है नीति आयोग जो है आपका 2015 में बनी थी, योजना आयोग को ख़त्म करके। इसका आंसर तो सीधा है, प्लानिंग कमीशन। लेकिन क्या इतने जानने से हो जाएगा? नहीं, हमें पढ़ना पड़ेगा नीति आयोग के बारे में डिटेल में। फिर हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और लॉ कमीशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो ह्यूमन राइट कमीशन है, ये जो फाइनेंस कमीशन, आपको पता है ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है। ठीक है, जो 1992 के आसपास बनी थी, 92-93 में। इसको मैंने पॉलिटी में अच्छे से कवर किया है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अनुच्छेद 280 के तहत बनी थी। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया पॉलिटी में, तो वहाँ से उसको पढ़ लीजिए। और लॉ कमीशन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मतलब जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2014 का क्वेश्चन, तो वहाँ पे एक ऑप्शन में लॉ कमीशन था, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, कि 22वें लॉ कमीशन जो था उसके चेयरमैन कौन थे? तो अवस्थी साहब हैं शायद। ठीक है, उसके बाद ये मैकाले के समय बना था। भारत का पहला जो लॉ कमीशन बना था स्वतंत्र इंडिया में, वो कब बना था? उसके पहले चेयरमैन कौन थे? ये सब डिटेल में हम आपको बताए हैं कि लॉ कमीशन किस तरह का संस्था है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या कोई कानून से बनी है, ये डिटेल में हम आपको बताए थे लॉ कमीशन में। फिर ये कौन से मंत्रालय के अंदर में काम करती है, ये भी आपको डिटेल में बताए थे। तो वहाँ से आप देख लीजिए कि क्योंकि देखिए हम लोगों ने अभी तक 2013 का 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, 14 का 100 क्वेश्चन कर लिया है, 2015 का 40 क्वेश्चन तक कर लिया, मतलब तकरीबन समझ लीजिए अभी तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। और ये 200 क्वेश्चंस नहीं है, हर क्वेश्चन में आपका समझ लीजिए 4 ऑप्शन है। तो हम लोगों ने अभी तक 800 क्वेश्चंस को, 800 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, और इतने अच्छे से किया है कि यूपीएससी उसी से देखिए ऑप्शन रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या मैं गलत हूँ दोस्तों? बताइए। नहीं ना? समझ गए? तो नीति आयोग के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी प्लानिंग कमीशन के बारे में तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। तो नीति आयोग के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये भारत का एक थिंक टैंक है, मतलब लोगों को, सरकार को अलग अलग तरह का विचार देती है, पॉलिसी बनाने में ये सब अपना दिमाग लगाती है। भारत में कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है, सहयोगात्मक संघवाद को ये बढ़ावा देती है, जहाँ पे सरकार डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता है बल्कि
पॉलिसी नीति के थ्रू जो है इंटरफेयर करता है। और नीति आयोग में सरकार भी मेंबर होता है, राज्य सरकार भी होता है, केंद्र सरकार भी होता है। तो ये बॉटम अप अप्रोच है। मतलब पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन जो बोलता था वो राज्य सरकार को जनरली मानना होता था। तो ऊपर से नीचे जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोल रहा है और उसको लागू हो रहा है राज्य पे। अब उल्टा हो रहा है, राज्य सरकार अलग अलग राज्य जो है, फिर अलग अलग जो थिंक टैंक है वो कोऑर्डिनेट कर रही है नीति आयोग में, और नीति आयोग में वो सब मेंबर है। फिर एक बॉटम अप अप्रोच है, ऊपर से नीचे नहीं जा रहा बल्कि नीचे से ऊपर जो है चीज़ जा रहा है, ताकि जो है लोगों का जो एक्चुअल में डिमांड है अलग अलग राज्य का वो फुलफ़िल किया जा सके। नीति आयोग का अलग अलग इनिशिएटिव, अलग अलग पहल है, ठीक है। जैसे इसका 15 साल का रोड मैप है, 7 साल का इसके पास विजन है और स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान है। इसके अलावा जो अमृत मिशन है, अटल मिशन फॉर रिजनरेटिंग अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए जो डिजिटल इंडिया मिशन है, जो अटल इनोवेशन मिशन है जिसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको दिखाया था पहले। मेडिकल एजुकेशन में रिफॉर्म की बात करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म का बात करता है। इसके लिए मॉडल लैंड लीजिंग लॉ लेके आया है कि किस तरह से लैंड को लीज अगर करना आसान होगा, किराए पे देना, तो चूँकि लैंड एग्रीकल्चर हमारा जो स्टेट लिस्ट में आता है राज्य सूची में, इसलिए मॉडल एक्ट लेके आया, एक मॉडल बना दिया और बोला राज्यों को कि अपने अनुसार फिर इस कानून को ध्यान में रख के अपना हर राज्य अपना लैंड लीजिंग के लिए कानून बनाइए। ऐसा नीति आयोग ने मॉडल लैंड लीजिंग लॉ में बोला। उसके अलावा एग्रीकल्चर एपीएमसी जो मार्केट है कमेटी है, उसको रिफॉर्म करने के लिए भी एक्ट लेके आई, मॉडल एक्ट। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए भी मॉडल एक्ट है। फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स लेके आता है अलग अलग राज्य के लिए। फिर राज्यों का हेल्थ में क्या परफॉर्मेंस है वो नापता है इंडेक्स के द्वारा, एजुकेशन में, वाटर मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर जो केंद्र की प्रायोजित योजनाएं हैं उसको किस तरह से बढ़िया करना, रैशनलाइज करना, इसके लिए सरकार को सलाह देता है। स्वच्छ भारत जो हमारा मिशन है उसमें जो चीफ मिनिस्टर है उनका ग्रुप भी नीति आयोग का मेंबर है। स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, पॉवर्टी को दूर करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ नीति आयोग काम करता है। आप देख रहे हैं कि बहुत इसका वास्ट रोल है और ये थिंक टैंक का काम कर रहा है, किसी को डायरेक्टली पैसा ये नहीं देता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन पैसा देता था लेकिन ये पैसा नहीं देता है। प्लानिंग कमीशन अप टू बॉटम काम करता था, नीचे से ऊपर, लेकिन ये ऊपर से नीचे काम कर सॉरी ये नीचे से ऊपर से नीचे काम करता था प्लानिंग कमीशन, ये लेकिन नीचे से ऊपर बॉटम अप काम कर रहा है, ठीक। तो एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया, 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के, ठीक है, जो टॉप डाउन मॉडल फॉलो करता था प्लानिंग कमीशन, एक नीति आयोग लेके आया जो बॉटम अप प्लान फॉलो करता है। तो नीति आयोग में एक काउंसिल होता है जिसमें सभी राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। दिल्ली पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी होता है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया गया एक वाइस चेयरमैन भी होता है गवर्निंग काउंसिल में। इसके अलावा टेम्पररी मेंबर्स भी होते हैं यूनिवर्सिटी से, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। इसके अलावा एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सीईओ, 4 ऑफिशियल मेंबर होता है और 3 पार्ट टाइम मेंबर होता है। तो ये मोटा मोटी आप याद रखिएगा कि नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल होता है उसमें कितने लोग होते हैं, ठीक है। तो हम बात करें नीति आयोग का जो जुरिडिक्शन है पूरे भारत सरकार में है, हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन है और सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन है और बीवीआर सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ हैं, ठीक है। और इसके पेरेंट और गवर्नमेंट एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है इसकी पेरेंट गवर्नमेंट एजेंसी है। उसके बाद देखिए नीति आयोग का ये पहल है, जो ऊपर वाला पहल तो है ही है, साथ ही साथ अटल टिंकरिंग लैब के लिए काम करता है, ठीक है। स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम नीति आयोग लेके आया है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन लेके आया है, फ्री टेक ड्रिवन लर्निंग प्रोग्राम लेके आते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, बस यही है नीति आयोग के बारे में। वो थोड़ा एक बार आप जो मैंने पॉइंट बताया उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट जो है तैयारी हो गया इस ऑप्शन से रिलेटेड। को आप कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछेगा यूपीएससी, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन से लेकर फिर फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन या प्लानिंग कमीशन, तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये अब ख़त्म हो गया नीति आयोग के बारे में, तो आप जो है बताने के लिए सक्षम है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 43 देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज़ Rio+20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशनड इन द न्यूज। तो मैंने दोस्तों जब आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाया था तो उसमें Rio+20 के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, और डिटेल में पढ़ाए हैं कि Rio+20 क्या था। तो आपको पता है रियो में मीटिंग हुआ था 1992 में, तो उसके 10 साल बाद में एक मीटिंग हुआ जिसका नाम हो गया Rio+10, ठीक है। उसके 20 साल बाद मीटिंग हुआ जिसके बाद मतलब 20 साल बाद मतलब 1992 में पहली मीटिंग हुई,
उसके 10 साल बाद दूसरी मीटिंग, मतलब मीटिंग तो ऐसे हो रही थी सालों साल, लेकिन रियो प्लस 10 मतलब 1992 प्लस 10, रियो प्लस 20 मतलब 1992 प्लस 20, तो 1992 प्लस 20 मतलब 2012। तो 2012 में एक मीटिंग हुआ था, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं रियो प्लस 20। रियो मीटिंग ही था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन बाकी ऑप्शन क्यों गलत है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, और रियो प्लस 20 के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम आपको बताएं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चर्चा हुआ है, ठीक है, वो हुआ था 1983 में, ठीक है। तो 1983 में हमारा एक कमीशन बना था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसको बोलते हैं ब्रटलैंड कमीशन, ब्रटलैंड आयोग 1983 में, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका धारणीय विकास होता है वहाँ पे उसको डिफाइन किया गया था। किसमें? 1983 में जब ब्रटलैंड कमीशन हुआ था तब, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे, जिसको UNCED बोलते हैं, वो हुआ था 1992 में। इसी को हम लोग अर्थ समिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ समिट, ठीक है। और इसका ऑफिशियल नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये हुआ था रियो में, रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे है रियो डी जेनेरियो? ये है आपका ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में जो है एक मीटिंग हुआ था 1992 में, जिसको अर्थ समिट या ऑफिशियल नेम UNCED बोलते हैं, ठीक है। इसी अर्थ समिट में रियो डिक्लेरेशन हुआ था, रियो घोषणा पत्र, और एजेंडा 21 लाया गया था, ठीक है, जिसके बारे में UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, हम आपको दिखाते हैं अभी बाद में। और फॉरेस्ट प्रिंसिपल, किस तरह हम लोग जंगल को बचाएंगे उसके लिए सिद्धांत भी लाया गया था, जिसको फॉरेस्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। एजेंडा 21 जो है और जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल है ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब बाध्यकारी नहीं था, ठीक है। ये लाया गया था, नॉन बाइंडिंग था, ठीक है। 1992 का ये सब बात है, ठीक है। तो एजेंडा 21 का मतलब है 21वीं सदी। तो 21वीं सदी में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव करेंगे इसके लिए टारगेट दिया गया था, लेकिन बाइंडिंग नहीं था, ठीक है, समझ गए। उसके बाद मीटिंग इसका होने लगा, यही रियो का। तो रियो प्लस 5 मतलब हो गया 1992 में मीटिंग हुआ था, तो 5 साल बाद मतलब 1997 में एक मीटिंग हुआ जिसको नाम हो गया रियो प्लस 7, ठीक है, समझ गए। उसके बाद रियो प्लस हमारा 10 हुआ, ठीक है। तो रियो प्लस 10 हुआ, ये रियो में नहीं हुआ, ये हुआ है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में एक जगह है जोहानिसबर्ग, आपने सुना होगा जोहानिसबर्ग। तो जोहानिसबर्ग में मीटिंग हुआ रियो प्लस 10, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देंगे, समझ में आए। और इस मीटिंग का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस मीटिंग का क्या नाम था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD। देखिए रियो और समिट का नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट था, लेकिन जो रियो प्लस 10 था उसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारा हुआ कहाँ पे? जोहानिसबर्ग में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक मिनट थोड़ा इसमें हम करेक्ट कर देते हैं। ये जो मीटिंग था ना दोस्तों, इस मीटिंग का नाम था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। रियो प्लस 10 का नाम था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में। रियो प्लस 20 जो हुआ था ये हुआ था रियो में, मतलब ब्राज़ील में हुआ था। रियो प्लस 10 का मतलब क्या हुआ? रियो हुआ था 1992 में, और प्लस 10 जोड़ेंगे मतलब रियो प्लस 10 मतलब 2002 में मीटिंग हुआ था साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में। मीटिंग का क्या नाम था? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर रियो प्लस 20 मतलब रियो मतलब 1992 और प्लस 20 जोड़ेंगे तो आपका एक 2012। तो 2012 में रियो प्लस 20 हुआ, रियो में हुआ ब्राज़ील में, और इसका नाम था दोस्तों UNCSD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा होगा, ठीक है। बाकी इन्वायरमेंट में मैंने आपको ये सब डिटेल में पढ़ाया है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो रियो प्लस 20 मतलब क्या होगा? इट इज़ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है कि नहीं? UNCSD है, तो ये एकदम सही हो गया, ठीक है। और देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये नया क्वेश्चन पूछा है, 2015 का क्वेश्चन आप देख लिए कि नहीं देख लिए? देख लिए।
और अभी हम आपको 2016 का भी क्वेश्चन दिखाते हैं। तभी मैं बोलता हूँ कि पेपर जो है रिपीट करता है ऑप्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रियो पढ़ेंगे +20, तो ये बताइए रियो +10 के बारे में नहीं पढ़ेंगे? सब साथ ही लिंक है ना, सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अगर रियो +20 पढ़ेंगे तो रियो के भी बारे में पढ़ेंगे जो 1992 में हुआ था, और रियो के बारे में भी पढ़ेंगे अगर, तो आप एजेंडा 21 के बारे में नहीं पढ़िएगा ना। तो देखिए अगर एजेंडा 21 के बारे में पढ़िएगा तो देखिए 2016 का क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये यूपीएससी का ऑफिशियल जो है क्वेश्चन पेपर है 2016 का, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ ईयर मिट गया, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट से डाउनलोड किया यूपीएससी का, तो थोड़ा पुराना देखिए, यहाँ लिखा हुआ है देखिए 2016 है ना। तो अगर इसका 2016 का क्वेश्चन नंबर अगर आप 57 देखेंगे दोस्तों, कितना क्वेश्चन नंबर 57 में जब आएंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है। इसमें देखिए बोल रहा है विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21, एजेंडा 21 के संदर्भ में, हिंदी वाला भी मैं अभी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। आगे इंग्लिश वाला देख लीजिए। समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला इट इज़ ए ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल एक्शन प्लान है। फिर बोल रहा है इट ऑरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग 2002। तो ये भी बोल रहा है कि एजेंडा 21 जो है ये धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ये तो सही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एजेंडा 21 कब आया था? ये आया था रियो में, और रियो कब हुआ था? 1992 में। तो एजेंडा 21 उसी में आया था ना। तो ये 2002 में नहीं उत्पन्न हुआ था। उत्पन्न कब हुआ था? 1992 में। 2002 में तो हमारा हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हुआ था। बात समझ में आ रहा है? और 2012 में क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन है ना, कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 1992 वाला का क्या नाम था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो सबका अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? दूसरा गलत, पहला सही, तो हम हो जाएगा केवल 1, हो गया सही। तो अगर बताइए जो लड़का 2015 का पेपर अच्छे से अगर सॉल्व करता, एजेंडा रियो +20 पढ़ता, तो रियो भी पढ़ता, रियो पढ़ता तो एजेंडा 21 भी पढ़ता, तो ये क्वेश्चन 2016 में जो आया है वो सही होता कि नहीं होता? एकदम होता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, लेकिन ऑप्शन को अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया एक एक ऑप्शन को, तब आपका क्वेश्चन आसानी से प्रीलिम्स में सही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इतना डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ। किसी किसी को बोरिंग भी लगता होगा, या फिर लगता होगा सर इतना सारा कैसे याद करेंगे, लेकिन मेहनत करिए, सब हो जाएगा, ठीक है। और सब चीज़ तो आपको हम दे ही दे रहे हैं, बस आपको करना क्या है, उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए 2016 में एक और क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि 2016 का जब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, तब उस समय हम उस क्वेश्चन को ले लेंगे। वो क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही पूछा था, ठीक है। तो उसको हम 2016 के पेपर जब डिस्कस करेंगे ना, तो उसको हम ले लेंगे वहाँ पे, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है ऑप्शन, लेकिन आप लोग को लगता होगा कि यार बहुत सी बाहर बाहर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर अच्छे से एक बार समझ के पढ़ा है तो, ठीक है, और पूरा अच्छे से क्वेश्चन को एनालिसिस किया है पीवाईक्यू को। तो अब देखिए फिर यहाँ पे पूछा ना मैंग्रोव के बारे में, खराई ऊँट के बारे में, खराई कैनल के बारे में पढ़ाएं हम कि नहीं पढ़ाएं? एकदम पढ़ाएं। तो सब चीज़ उसी से पूछा, कुछ डिफरेंट थोड़ी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे MCLR के बारे में पूछा है, तो हम लोग बेस रेट के बारे में पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे इकोनॉमिक्स में, मुरनाल सर में, तो उसी से पूछा है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे पहाड़ के बारे में पूछ दिया है, ठीक है, कि ये केला है, केला 11 मीटर का लंबा है, कहाँ मिलेगा? तो ये सब अतरंगी पतरंगी जो चीज़ होता है दोस्तों, वो सब अंडमान में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश वारिश खूब होता है, तो पेड़ बहुत लंबा होता है और फल भी उसका लंबा लंबा होता है। तो ये कहाँ मिलता है? अंडमान में। तो इस तरह का बकवास क्वेश्चन भी पूछता है यूपीएससी कभी कभी। बाकी क्वेश्चन तो अच्छा पूछता है, कभी कभी उल्टा पुल्टा भी बकवास पूछ देता है कि ये जानवर कहाँ मिलता है, वो जानवर कहाँ मिलता है, जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए ये पूछा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? तो आपको तो पता है कि वर्ल्ड बैंक करता है, लेकिन बाकी भी ऑप्शन पता होना चाहिए कि WTO के बारे में, जो मैंने आपको भी बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, एक तरह का NGO टाइप का, इसको समझ लीजिए, वो है। OECD के बारे में मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बता ही दिया था आपको, WTO के बारे में, और OECD के बारे में बता दिया था। तो 3 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही पता हो गया। और पता क्या नहीं रहा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो अभी आपको बता देंगे तो जब 2016 का डिस्कस करेंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर अगर यूपीएससी 2024 में पूछेगा यही ऑप्शन अगर रिपीटेड होगा, तो आपको तो जानकारी तो रहेगा ना डिटेल में इन ऑप्शन के बारे में, तो उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं बना देंगे? बोलिए, बना लेंगे ना? ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इट इज़ ए मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द WTO।
तो WTO के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि WTO का हर 2 साल में एक बार मीटिंग होता है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि हाल ही में WTO का कितना मीटिंग हुआ है अभी तक, ठीक है, और रिसेंट वाला मीटिंग कहाँ पे हुआ था, ठीक है, और उसका कुछ आउटकम्स, कुछ रिजल्ट आप बस उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है कि WTO का मीटिंग आपको मैंने बता दिया कि 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो रिसेंट वाला जो मीटिंग हुआ उसका क्या आउटकम रहा वो थोड़ा सर्च कीजिएगा। अगर आप सर्च नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको जब करंट अफेयर पढ़ाऊँगा, ठीक है, PT 365 से पढ़ाएंगे करंट अफेयर साइंस टेक का, सॉरी सभी सब्जेक्ट का, इकोनॉमी का भी, तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे WTO कोई मीटिंग हाल में हुआ होगा तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है इट इज़ ए कॉन्फ्रेंस ऑफ द IPCC का एक मीटिंग है, ये सम्मेलन है, ठीक है। तो देखिए IPCC जो है रिपोर्ट जारी करता है बहुत सारा, जिसको असेसमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, 5th असेसमेंट रिपोर्ट, 6th असेसमेंट रिपोर्ट। तो उसके बारे में मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी में डिटेल में आपको IPCC के बारे में पढ़ाया है, ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, तो वहाँ पे हमने IPCC का डिटेल में चर्चा किया है। तो जहाँ पे मैंने कभी नहीं बताया कि IPCC जो है Rio+20 से डील करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, WTO भी गलत हो गया। और ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द मेंबर कंट्री ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाया है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। और नागोया प्रोटोकॉल, कार्टेगना प्रोटोकॉल, सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया दोस्तों, 43 का ऑप्शन है, ठीक है। बाकी का ऑप्शन में मैंने पढ़ाया है, ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बी को तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा क्योंकि ये करंट अफेयर में पढ़ाना है मुझे, लेकिन सी और डी को मैंने इन्वायरमेंट में पढ़ाया है, तो ज़रूर समझ देखिए, आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। तो आंसर जो होगा 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ठीक है। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये बताइए एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है यूनियन का, ठीक है, वो किस में होता है, वो होता है प्रधानमंत्री में होता है या फिर राष्ट्रपति में होता है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संघ जहाँ बोल दे, यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोला है, यूनियन ऑफ इंडिया बोला है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन ऑफ इंडिया का होता है वो किस में होता है, प्राइम मिनिस्टर में नहीं होता है, प्रेसिडेंट में होता है, ठीक है, समझ में आया। अगर यहीं पे लिखता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट किस में होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। यहाँ लिख दिया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन या एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट लिख दे, तो वो किसके अंदर में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। हालांकि वो जो भी वो काम करेगा वो प्रधानमंत्री से पूछ के ही करता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 53(1) जब आप पढ़ेंगे, जो मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था, एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन का होता है वो किसके हाथ में होता है, वो होता है राष्ट्रपति के हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। जब मैंने आपको कैबिनेट सेक्रेटरी वाला पढ़ाया था दोस्तों, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में, याद है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। देखिए 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 62 देखिए और ऑप्शन 2 देखिए, सेम ऑप्शन आपका अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एग्जीक्यूटिव पावर, वही है कि नहीं। इसमें क्या बोला, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर में होता है, गलत बात है, किस में होता है, प्रेसिडेंट में। और सेम ऑप्शन वहाँ भी देखे थे आपने 2015 में। तो देखिए ऑप्शन को लैंग्वेज चेंज करके रिपीट कर दिया, अभी हम वो भी आपको दिखा देते हैं, सिविल कैबिनेट सेक्रेटरी वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 ही, ज़्यादा दूर नहीं है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। जब कैबिनेट सेक्रेटरीट पढ़ाए थे तो यहाँ पे हमने ये भी बताया था कि जो सिविल सर्विस बोर्ड होता है दोस्तों, ठीक है, सिविल सर्विस जो बोर्ड होता है उसका जो चेयरमैन होता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, वहाँ पे बताए थे। तो जो भी बच्चा कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में अच्छे से पढ़ेगा तो क्या वो ये नहीं पढ़ेगा कि सिविल सर्विस बोर्ड का चेयरमैन होता है भारत का केंद्रीय सचिव, जो कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट का सचिव होता है, पढ़ेगा ना, एकदम पढ़ेगा। तो अगर वो पढ़ेगा तो मतलब 2015 का क्वेश्चन भी सही कर लेगा आसानी से, 16 का है ना, 2015 क्वेश्चन आसानी से सही कर लेगा, है कि नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी डिस्कशन करवाया जा रहा है उसको आप हल्के में मत लीजिए। ये आसानी से आपका मार्क्स को 20 से 25 नंबर बढ़ाने का क्षमता है इसमें, ठीक है। और मैं पूरा आप देख रहे हो कितना उसको 360 डिग्री एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन को खोद के पूरा रख दे रहा हूँ। इससे बाहर कुछ मतलब बनता ही नहीं है जो भी डिस्कशन हो रहा है। इसलिए ध्यान से सुनिए और ध्यान से सब चीज़ नोट कीजिए। भले नोट्स नहीं बनाइएगा, मत बनाइए, क्योंकि नोट्स हम पूरा डिटेल में आपको दे देंगे, लेकिन जो भी चीज़ बोला जाता है उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। बताइए होता है प्राइम मिनिस्टर इसका सिविल सर्विस बोर्ड का, नहीं, कौन होता है दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, समझ में आया। तो ये भी गलत है, तो कौन सा सही है बताइए, कोई भी सही नहीं है, तो नाइदर 1 नॉर 2। तो
तो हम सबके बारे में बताए थे, सिविल सर्विस बोर्ड के बारे में बताए थे कि नहीं कैबिनेट सेक्रेटरी में? सर बताए थे आपने, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए। हालांकि जो कैबिनेट सचिवालय है वो काम करता है आपका प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, लेकिन सिविल सर्विस बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ना कि प्रधानमंत्री। 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो दिख रहा है कि किस तरह से ऑप्शन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, लैंग्वेज भी चेंज कर रहा है, लेकिन ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है द टर्म गोल्डी लॉक जोन्स इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। गोल्डी लॉक जोन सब निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचार में देखा जाता है? ये दोस्तों क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा है, जब पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा रहेगा, आसानी से बोल देंगे। तो गोल्डी लॉक जोन वो जोन होता है दोस्तों जहाँ पे पृथ्वी जैसा ग्रह पाने का कैपेसिटी या पाने का संभावना ज़्यादा होता है, उसको हम लोग गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। मतलब जहाँ पे एकदम सही तापमान रहता है और पानी जो होता है लिक्विड के फॉर्म में रहता है, जिस तरह पृथ्वी में। तो वैसे एरिया को हम लोग ढूंढ रहे हैं जहाँ पे पृथ्वी जैसा प्लैनेट मिले, ताकि हम लोग वहाँ भी जीवन का खोज पाएँ, कि है ना। और उसी को क्षेत्र को हम लोग गोल्डी लॉक जोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो गोल्डी लॉक जोन्स क्या है? ये पृथ्वी जैसा प्लैनेट को बाह्य अंतरिक्ष में खोजने का एक जगह है, उसके जगह में उसी के रिस्पेक्ट में गोल्डी लॉक जोन जो है कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? बाकी ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है। द लिमिट ऑफ हैबिटेबल जोन्स एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस पृथ्वी के ऊपर वायु जहाँ पे जीवन का संभावना होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। जहाँ पे जीवन होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। तो ये बायोस्फीयर के बारे में, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है रीजन्स इनसाइड द अर्थ वेयर सेल गैस इज अवेलेबल। जहाँ जहाँ सेल गैस मिलता है वैसा कोई क्षेत्र नहीं होता है कि उसका कोई नाम है। और सेल गैस के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, और सेल गैस के बारे में यूपीएससी जो है क्वेश्चन भी 2014 में पूछा था कि नहीं, याद कीजिए। पूरा मेरे बच्चा जो डिस्कशन देख रहा है शुरू से वो सब बोलेगा हाँ सर सेल गैस के बारे में आपने पढ़ाया था। जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था याद करो, ये बोला था कि सेल गैस भारत में नहीं मिलता है, लेकिन कोल बेड मीथेन मिलता है। लेकिन मैंने बोला भारत में 6 जगह सेल गैस मिलता है, और कभी मैंने वहाँ पे ये नाम नहीं बताया कि जहाँ पे मिलता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं। हाँ, या इस स्थान पे मिलता है वो बताया, लेकिन उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं ये मैंने नहीं बताया, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है कि नहीं, इसीलिए ये वाला कोई बकवास क्वेश्चन। फिर बोल रहा है सर्च फॉर द मेटेओराइट्स कंटेनिंग प्रीसियस मेटल। ऐसा भी कुछ नहीं है कि ऐसा हमें उल्का पिंड ढूंढना है जो आपका प्रीसियस मेटल ले, है ना। समझ में आ रहा है? तो पृथ्वी जैसा ग्रहों को ढूंढने के लिए जो स्थान होता है उसको, उस स्थान को हम लोग गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। साइंस टेक का ये टॉपिक है, जब साइंस टेक पढ़ाएंगे तो और भी डिटेल में पूरा साइंस टेक हम डिस्कस करेंगे। तो साइंस टेक से भी 8-10 क्वेश्चन आपका सही आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ए मार्च ऑन द तांजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन 1930। 1930 में नमक तोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ तांजौर तट पे, उसका गठन किसने किया था, संगठित किसने किया था? आपको पता है कि महात्मा गांधी ने जो है नमक आंदोलन के द्वारा भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, ठीक है। तो अलग अलग जो नेता थे, अलग अलग जो क्रांतिकारी थे, अलग अलग जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अलग अलग भारत के अलग अलग एरिया में जो है शुरू किया आपका क्या, नमक तोड़ने का, नमक बनाने का कानून। क्यों? क्योंकि नमक पहले बनाने का जो अधिकार था वो सिर्फ अंग्रेज़ों को था, ठीक है। वही नमक बनाते थे और टैक्स लगा के बहुत रेट पे बेचते थे। जो गांधी जी ने बोला कि एकदम घटिया कानून है, ये लोगों को उसके जीवन से वंचित करा, कि नमक पे तो सबका अधिकार होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की, और दांडी में जाके फिर उन्होंने नमक को पानी से बॉयल करके नमक को बनाया और कानून को तोड़ दिया, ठीक है। समझ रहे हो? उसके बाद अलग अलग लोग जो है अलग अलग स्थान पे ये आंदोलन शुरू किए। तो अगर हम बात करें वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई का, ठीक है, तो वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई दोस्तों ये जुड़े हुए हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है। स्वदेशी एंड जो है बहिष्कार आंदोलन है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो हुआ था हमारा 1905 में, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हुआ था। बात समझ में आया? तो वहाँ पे इन्होंने एक स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू किया था जिसका नाम था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। मतलब किस तरह से स्टीम के द्वारा हम जाएंगे, ठीक है, उसके लिए एक कंपनी इन्होंने शुरू किया। क्योंकि पहले जो है
स्टीम कंपनी पे अधिकार था ब्रिटेन का, तो उसके विरोध में इन्होंने स्वदेशी स्टीम कंपनी शुरू किया वीओ चिदम्बरम पिल्लई स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के समय 1905-6 में। ठीक है, समझ रहे हैं, ये याद रखिएगा। जो टूटीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में, टूटीकोरिन पोर्ट, उसको वीओ चिदम्बरम पिल्लई पोर्ट भी बोलते हैं उनके सम्मान में। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि स्वदेशी बॉयकॉट हुआ था 1905-6 में और ये पूछा 1930 में, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बताया वो याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सी राजगोपालाचारी का, ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी है दोस्तों, इन्होंने जो हमारा तंजौर कोस्ट है, तंजौर कोस्ट मतलब तमिलनाडु का कोस्ट, वहाँ पे नमक बनाया पानी को बॉईल करके। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो है भारत के पहले, ठीक है, और आखिरी गवर्नर थे भारतीय, पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर थे। आपको पता है कि जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है, ठीक है, वो आज़ादी के बाद ख़त्म हो गया। तो आज़ादी के बाद, ठीक है, कुछ समय तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, जब तक राष्ट्रपति का पद नहीं क्रिएट हुआ तब तक। तो स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी इंडियन जो थे, भारतीय जो थे, जो गवर्नर जनरल बने, वो थे हमारे सी राजगोपालाचारी, और इन्होंने जो है शुरू किया था नमक आंदोलन 1930 में। ठीक है, कहाँ से? तो त्रिनकोपल्ली से वेदरानियम, त्रिनकोपल्ली मतलब तिरुचिरापल्ली से वेदरानियम के बीच में तांजौर कोस्ट में इन्होंने शुरू किया था आपका क्या, नमक तोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो आंसर तो हो गया सी बी। और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें के कामराज का दोस्तों, तो के कामराज जो था वो समझ लीजिए कि जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे, ठीक है, पार्टी के रूप में जो था, उसका फाउंडर थे, उसका क्या थे, संस्थापक, और उसके वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से सैयद ब्रदर्स को, ठीक है, मुग़ल के समय बोला जाता था किंग मेकर, उसी तरह के कामराज को भी किंग मेकर बोला जाता था। बहुत बड़ा रोल था इनका आज़ादी के बाद के भारत में। ठीक है, मद्रास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है चेन्नई का, ठीक है, मद्रास जो पहले आपको पता है कि राज्य हुआ करता था, जिसमें आपका तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था, है ना, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का श्रेय जो दिया जाता है वो के कामराज को दिया जाता है। तो ये भी तो आंसर नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं हो रहा है ये। ठीक है, अब एनी बेसेंट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एनी बेसेंट जो थी भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। भारत की ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसकी प्रेसिडेंट भी बनी थी। इन्होंने जो है होम रूल मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, ये और तिलक के साथ मिल के। ठीक है, और भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला जो है प्रेसिडेंट बनी थी। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि एनी बेसेंट जो थी भारत की जो पहली महिला प्रेसिडेंट थी वो किस कांग्रेस के किस सेशन में बनी थी। ठीक है, और गांधी जी किस सेशन में बने थे ये भी बताइए। ठीक है, एनी बेसेंट ने 2 न्यूज़पेपर शुरू किया था, एक का नाम था न्यू इंडिया, ठीक है, और एक का नाम था कॉमनवेल्थ। तो 2 न्यूज़पेपर शुरू किया था, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये याद रखिएगा। किसका था? एनी बेसेंट का था। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो याद रखिएगा। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 की तरफ। बोल रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड ए न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ए ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा and undertook to rule his new kingdom as the agent of the deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong। बोला, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये चारों के बारे में, तब जाके ये आंसर बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है। ठीक है, किसका है दोस्तों? एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, और ये हम बोलेंगे तो एंशिएंट या मिडाइवल हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वाकई में टफ है। ठीक है, जनरली एंशिएंट मिडाइवल का क्वेश्चन टफ होता है, अगर नहीं पता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हर ऑप्शन के बारे में मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमोघ वर्ष के बारे में, ठीक है, तो अमोघ वर्ष जो पहला था दोस्तों, ठीक है, ये राष्ट्रकूट जो वंश था, राष्ट्रकूट,
ठीक है। राष्ट्रकूट मतलब जो महाराष्ट्र का एरिया है और जो आंध्र प्रदेश का एरिया है उसको राष्ट्रकूट वंश वहाँ पे था, ठीक है। तो उसका प्रसिद्ध राजा था दोस्तों, ठीक है, जो 800 से 878 तक रहा है, मतलब 62 साल तक ये शासन किया था, ठीक है। ये जैन को मानता था, जैन जो धर्म था उसको मानता था। और जैन में भी जो दिगंबर थे, दिगंबर मतलब जो मतलब न्यूट रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, उनका वो ये फॉलो करता था। अमोघ वर्ष, ठीक है, राष्ट्रकूट था, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि आपके पास लूसेंट होगा ना, तो लूसेंट में आप राष्ट्रकूट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया अमोघ वर्ष के बारे में। तो ये ऑप्शन तो नहीं बोल रहा है क्योंकि ये कृष्णा नदी के दक्षिण बोल रहा है। तो कृष्णा नदी तो आपका कर्नाटक से निकल के जाती है, आपका तमिलनाडु कहाँ जाती है, आंध्र प्रदेश में मर्ज करती है ना। तो ये बोल रहा है कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण में, मतलब इधर बोल रहा है। तो कृष्णा नदी के ऊपर होना चाहिए ना, अगर आपका एमपी और आंध्र प्रदेश है कि नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि बल्लाल वन, ठीक है, वीर बल्लाल। तो जो बल्लाल वन था दोस्तों, वो होयसाला राजा था। होयसाल एक पता है, होयसाल एक वंश था कर्नाटक के आसपास। तो होयसाल जो था आपके द्वार समुद्र का, ठीक है, द्वार समुद्र का जो होयसाल थे, ठीक है, उसका द्वार समुद्र एक एरिया है, उसमें होयसाल वंश था। उसका एक राजा हुआ करता था बल्लाल वन, ठीक है। बल्लाल वंश को जो खिलजी की सेना थी उसने हराया था, ठीक है। तो बस इतना याद रख लो, इम्पोर्टेंट उतना है नहीं कि बल्लाल कौन था, कभी पूछेगा भी नहीं। हाँ, अमोघ वर्ष इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है कि होयसाल के बारे में भी आप जो है लूसेंट में पढ़ लीजिए, ठीक है। हरिहर, क्योंकि देखिए एंशियंट एंड मिडाइवल के लिए ना लूसेंट काफ़ी है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। एंशियंट मिडाइवल को बार बार पढ़िए, लूसेंट को, उससे आपका जितना क्वेश्चन सही होने का रहेगा एंशियंट मिडाइवल से सही हो जाएगा। एंशियंट मिडाइवल में ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी 4 से 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपका बन जाएगा एंशियंट मिडाइवल से। मैं तो आपको पढ़ाऊँगा एंशियंट मिडाइवल, ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से थोड़ा सा लूसेंट देखते रहिए ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हरिहर वन। तो हरिहर बुक्का के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, ठीक है। हरिहर बुक्का कौन थे, इन्होंने जो है तुंग, कौन सा वंश था वो, विजयनगर वंश का इन्होंने जो है स्थापना किया था, हरिहर एंड बुक्का ने, ठीक है, विजयनगर का, ठीक है। और विजयनगर कहाँ है, कृष्णा नदी का जो ट्रिब्यूटरी है उसके दक्षिण में है, मतलब तुंगभद्रा नदी। तो यहाँ भी जो कृष्णा नदी की सहायक नदी बोल रहा है ना, ये तुंगभद्रा नदी का बात कर रहा है। तो तुंगभद्रा नदी के इर्द गिर्द जो है मलाबार का ये क्षेत्र है, या जो कोंकण का क्षेत्र है, वहाँ पे जो है ये शासन करते थे। और इन्होंने वहीं पे विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया, जिसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो जो होयसाला वंश था वो, उसको हरिहर प्रथम ने पूरा कैप्चर कर लिया, ठीक है, और वहाँ पे शासन किया और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया, ठीक है। और इसका जो राजधानी था वो हम्पी था, जिसके बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा हरिहर वन, ठीक है। अब है नेक्स्ट ऑप्शन है प्रताप रुद्र, ठीक है। तो प्रताप जो रुद्र थे दोस्तों, ये जो आपने सुना होगा काकतीय वंश जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के आसपास का एरिया है, उसका एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था प्रताप रुद्र द्वितीय, या इसको रुद्र देव भी बोलते हैं, ठीक है। ये वारंगल के आसपास का एरिया से जो है शासन करता था, ठीक है। इनकी जो दादी थी वो थी रुद्रमा देवी, इनकी दादी थी रुद्रमा देवी, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 47 का आंसर है सी। टफ क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है उस क्वेश्चन को एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब अटेम्प्ट करेंगे गलत होगा। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से ये भी सीखना है कि क्या क्या पढ़ना है, और ये भी सीखना है कि किन ऑप्शन क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए। जिसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसमें क्या आप लॉजिक लगाएंगे, क्या सोचेंगे, कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, ठीक है। देखिए, जो चीज़ मैंने आपसे पूछ रहा था वही चीज़ यूपीएससी ने पूछा है। क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजनी नायडू। गलत बात है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, बताया था ना, ठीक है, ना कि आपका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी भारत की
राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी। यहाँ भारतीय महिला नहीं लिखा, महिला लिखा, तो महिला कौन थी आपकी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने, मैं बता दे रहा हूँ, कलकत्ता में जब सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, 1917 में, तो उन्होंने जो है इसको अध्यक्षता किया था। ठीक है, अभी का जो आप देख रहे हैं ना बनारस BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके पहले 1898 में इन्होंने स्थापना किया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज का। क्या स्थापना किया था? केंद्रीय हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था 1898 में, जो 1911 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना मदन मोहन मालवीय की मदद से। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो हमारा BHU है उसका जो नींव रखे थे वो रखी थी एनी बेसेंट ने, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में, और उसको फिर मदन मोहन मालवीय ने BHU में चेंज किया और उसको अच्छे से दोनों मिल के जो है डेवलप किए। ठीक है, और कलकत्ता सेशन को इन्होंने हेड किया था 1917 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी ये जुड़ी हुई थी, लेकिन हाँ स्थापना उसका नहीं की थी, याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो है मैडम ब्लावाट्स्की और ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में किया था। बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इंडिया में मद्रास, जो अदियार का क्षेत्र है, अदियार, वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर बना था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, लेकिन पहला ऑप्शन अगर गलत है तो हमने क्यों गलत है मैंने बता दिया, लेकिन सरोजनी नायडू के बारे में भी देख लीजिए, क्या UPSC कभी क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों सरोजनी नायडू के बारे में, सरोजिनी नायडू के बारे में, ठीक है, तो सरोजनी नायडू जो दोस्तों भारत की पहली भारतीय महिला जो थी आपकी, क्या थी, अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष, जो 1925 में कानपुर में जब सेशन हुआ था कांग्रेस का, कानपुर में, तब उस समय जो है बनी थी भारत की कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा सरोजिनी नायडू जब देश हमारा आज़ाद हो गया, तो उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो जो यूपी था पहले, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, जिसमें आपका उत्तराखंड भी था, उसकी पहली गवर्नर बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू। इसके अलावा सरोजिनी नायडू ने एक कविता लिखा था जिसका नाम था इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के बाज़ार में, इस तरह के नाम से एक कविता लिखी थी, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया सरोजिनी नायडू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, जो 1887 में मद्रास में हमारा कांग्रेस का सेशन हुआ था। आपको पता है कि कांग्रेस का सेशन हर साल होता था। ठीक है, तो जो तीसरा सेशन हुआ था, देखिए पहला सेशन 1885 में हुआ बम्बई में, दूसरा सेशन 1886 में हुआ, तीसरा कहाँ हुआ? 1887 में हुआ। ठीक है, तो 1887 में जो सेशन हुआ, ठीक है, उसके तीसरा जब सेशन हुआ 1887 में मद्रास में, तो उसकी अध्यक्षता की है कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। इस बात समझ में आ रहा है? ये भारत के पहले बैरिस्टर थे। ठीक है, और पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस थे बम्बई हाई कोर्ट के। ठीक है, ये याद रखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि भारत का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसके पहले मुस्लिम तो आपने बता दिया इसमें ऑप्शन में, पहले अंग्रेज कौन था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेड किया और कौन सा सेशन में किया? ठीक है, कौन सा सेशन में किया, कहाँ पे किया और कब किया, ये बताइए। ठीक है, और ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, उसके सेशन में मैक्सिमम बार किसने अध्यक्षता किया? कौन से व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष अधिकतम बार बने? अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है ना, अध्यक्ष मतलब अधिवेशन है, उससे UPSC क्वेश्चन पूछता है। 2014 में भी पूछा, 15 में भी पूछा, ठीक है, और आगे भी पूछेगा। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए, तो देखिए पहला तो गलत हो गया दोस्तों, ठीक है, और दूसरा एकदम सही है। तो 48 का जो आंसर है वो है हमारा B। बात समझ में आ रहा है? क्या आंसर? B। ठीक है, तो इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट सेशन जो है कांग्रेस का वो पढ़ना था। मैंने पहले भी आपको बोला था ये पढ़ने के लिए। आशा करते हैं कि मेरी बातों को आप मज़े में नहीं लेते हैं बल्कि मन से पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 49, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इज आर करेक्ट।
मतलब हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हमने इसको पढ़ाया था ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में कि UNFCCC जो है, जो बना था 1992 में, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है लेके आए हैं, ताकि इस फंड में पैसा जो है डेवलप्ड देश डाले, विकसित देश डाले, और इस फंड से पैसा विकासशील देश और जो गरीब देश है उनको दिया जाए ताकि वो जलवायु में अपने को काबिल बना पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा जलवायु को सही ठीक से करने के लिए, एमिशन को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को मेंटेन करने के लिए और कम करने के लिए टेक्नोलॉजी में चाहिए पैसा। पैसा कौन देगा? जो देश ज़्यादा पोल्यूशन पास्ट में किए हैं, भूत में किए हैं, वही देंगे। तो इसलिए फंड बनाया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा। तो ये तो सही है, इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्री इन अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, एकदम सही है। ठीक है, और मैंने बताया इसको UNFCCC के अंदर में बनाया गया है। ठीक है, इसमें ये बोला इट इज़ फाउंडेड अंडर द एजेज ऑफ UNEP, OECD, एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, ये नहीं है इतना। ठीक है, किसके अंदर बनाया गया? मैंने बताया UNFCCC के अंदर में इसको बनाया गया है। ठीक है, ये जो फंड है उसका जो हेड क्वार्टर है वो है साउथ कोरिया। कहाँ है? साउथ कोरिया से इसको देख रेख सब किया जाता है। ठीक है, और ये मदद करता है ताकि डेवलपिंग देश को पैसा दे ताकि वो क्लाइमेट चेंज से खुद को अडेप्ट कर पाए। ठीक है, तो आंसर होगा 49 का ए। बाकी क्लाइमेट जो हमारा टॉपिक है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है, और इस टॉपिक से UPSC जो है फंड के बारे में पूछता है। इसके पहले UPSC ने आपको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में पूछा था ना, 2014 में पूछा था। ठीक है, 13 में पूछा था, 13 या 14 में पूछा है, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर उस समय आपने अगर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो एक फ़ंड है, तो ये बताइए क्या ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड के बारे में नहीं पढ़ेंगे? वहाँ पे मैंने और भी एक फ़ंड के बारे में बात किया था, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फ़ंड। वहाँ पे मैंने एक और फंड के बारे में बात किया था, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज फंड। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ग्रीन क्लाइमेट के फंड के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से सब चीज़ों को कंसोलिडेट करके पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है, अपने आप आपका जो है प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए दोस्तों, मेरी ट्रेनिंग है, ठीक है ना, 11 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक, इसीलिए कुछ वीडियोज़ मैं पहले ही रिकॉर्ड करके रख ले रहा हूँ। तो हो सके कि 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक डेली वीडियो नहीं आ पाएगा। ठीक है, लेकिन बीच बीच में वीडियो ज़रूर आएंगे, एक दिन छोड़ के, ताकि आप भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें और आपको जो है कुछ लिंक ना टूटे। हम लोग फिर से जो है ना 23 दिसंबर से कंटिन्यू हो जाएंगे और डेली वीडियो आएगा। और 23 दिसंबर को बताया मैंने आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक कोर्स का जिसका प्राइस है 299, और ये कंप्लीट कोर्स होगा, पूरा कंप्लीट प्रीलिम्स का तैयारी इसमें करवाया जाएगा, जैसा मैंने पहले आपको बताया है। तो 23 दिसंबर को उसको हम लोग अनाउंस करेंगे। 11 से 22 दिसंबर तक मेरी ट्रेनिंग है। ठीक है, तो वीडियो आएगा, लेकिन हो सके कि 2 दिन में एक बार आए, या कभी कभी होगा कि 3 दिन में 2 बार आ जाएगा। तो अल्टरनेट आ सकता है या डेली भी आ सकता है, जैसा वीडियो रिकॉर्ड हो पाएगा। पहले ही मैं इसलिए रिकॉर्ड करके अभी रख ले रहा हूँ ताकि उस समय जो है आपको मैं कंटिन्यू करके थोड़ा थोड़ा डालते रहूँ। लेकिन हाँ, 23 दिसंबर से मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, तो 23 दिसंबर से आपका डेली जो है वीडियो आएगा। और 1 जनवरी 2024 से हम लोग प्रीलिम्स के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लेके आ रहे हैं, वो 299 का होगा, उसका अनाउंसमेंट करेंगे 23 दिसंबर को, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इसमें बोल रहा है दोस्तों कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द पीस एंड डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2014 वाज गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है किसको दिया गया था। ठीक है, तो 2014 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, ये दिया गया था इसरो को। लेकिन हमको इसमें ये नहीं पढ़ना है कि इंदिरा गांधी प्राइज, ये तो ठीक है। चलिए, इंदिरा गांधी जो प्राइज है वो इनको दिया गया था, लेकिन इसरो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च वो सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। तो इसरो का सबसे पहले हमको बताइए कि हेड क्वार्टर कहाँ होगा। तो हेड क्वार्टर बेंगलोर में है। ठीक है, इसको स्थापित करने में जो विक्रम हमारे ये है ना, सतीश धवन ये सबका बहुत बड़ा रोल है।
ठीक, अब्दुल कलाम भी जो थे वो भी आपका इसरो से थोड़े समय के लिए जुड़े थे, बाकी ये DRDO से जुड़े थे। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है आपका मुंबई में। मुंबई में आपने सुना होगा ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे। ठीक है, तो वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेड क्वार्टर। फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, ये है आपका मुंबई में। ये साइंस और मैथ्स में रिसर्च करती है। ठीक है, और प्राइवेट है मतलब, है ना। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपको पता होगा, ये आपका जो है बेंगलोर में है, IISc बेंगलोर, है ना। इसको जो है इस्टेब्लिश करने में, भारतीय विज्ञान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने में जमशेद जी जो टाटा थे, जमशेद जी टाटा, इनका बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने 1909 में इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है भारत के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन UPSC के परिप्रेक्ष्य में ये उतना नहीं पूछ सकता है। हाँ, जो हेड क्वार्टर है मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसरो के बारे में मैं आपको डिटेल में जो है साइंस टेक में पढ़ाऊँगा। 20 तारीख को 20 हमारा दिसंबर को साइंस टेक का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई प्राइस नहीं होगा। साइंस टेक का कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 20 दिसंबर से शुरू होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अगर डिस्कशन पसंद आ रहा है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा आपको डिस्कशन लग रहा है, क्या आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर आपको नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप ही इस चैनल के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप हैं तो ये चैनल है, आप नहीं रहेंगे तो ये चैनल भी जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा चैनल है। आप लोग इसको जितना प्यार देंगे उतना ये चैनल ग्रो करेगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए और हंसते खेलते पूरा मेहनत लगा के जी जान लगा दीजिए। सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। हिम्मत नहीं हारना है और खूब पढ़ना है, खूब दम लगा के पढ़ना है और पूरा मोटिवेशन के साथ पढ़ना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, डेडिकेशन दिखाना है और डिसिप्लिन लाइफ में दिखाना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।